अभी आप देखेंगे पर्सनालिटी क्या है और इसके डिफरेंट जो टाइप्स है उसको देखेंगे। एक क्वेश्चन मोस्ट VVI है इस बार के लिए, तो आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ओके, चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। पहले हम हिंदी में इसको समझ लेंगे, इसके बाद आपको लोग का नीचे इंग्लिश में दिया गया है। तो जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं इंग्लिश में नोट्स को बनाइएगा, समझने के लिए हिंदी में समझिए, इंग्लिश में समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं पर्सनालिटी होता क्या है। साथियों, शब्द पर्सनालिटी व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो पर्सनालिटी होती है यह पर्सनालिटी कहाँ से आया है। तो ये पर्सनालिटी जो शब्द है यह इसका उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सोना से ही पर्सनालिटी बना है। ओके, जिसका तात्पर्य है विशेष गुण को धारण करने वाला आवरण या मुखौटा से है। सीधा समझिए, पर्सोना शब्द का मतलब होता है, अर्थ होता है कि एक विशेष गुण को धारण करने वाला मुखौटा या आवरण। और व्यक्ति भी किसी व्यक्ति के मुखौटा या आवरण ही होता है जो व्यक्ति के विशेष गुण को बताता है। ठीक है, वही व्यक्तित्व होता है। जिस प्रकार किसी नाटक में किसी व्यक्ति को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे व्यक्तित्व कहा जाता है। अब जिस भी व्यक्ति के अंदर जो भी गुण, जो भी कला, जो भी पहनावा ओढ़ावा स्टाइल है, वो सब व्यक्ति के गुण को बताता है और वह गुण जो है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व को दर्शाता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होइएगा नाटक में जो भी व्यक्ति कोई जोकर का रोल लेता है, कोई डांसर का रोल लेता है, कोई विलेन का, कोई हीरो का रोल लेता है ना, तो ये सब क्या होता है, ये सब एक पर्सनालिटी होता है, ये सब एक चेहरा होता है जो उसके चीज़ों को, उसके गुणों को बताता है। अगर किसी में हीरो का गुण रहता है तो उसको हीरो का कैरेक्टर दिया जाता है, किसी का अगर विलेन का तरीका रहता है विलेन का रोल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यह मुखौटा और यह आवरण की तरह होता है जो उसके स्टाइल, उसके गुणों को बताता है। कौन? व्यक्तित्व। समझ गए? जैसे आप समझिए आपके अंदर एक अच्छे लीडर बनने का गुण है। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि आपके अंदर का जो व्यक्तित्व है एक गुड पर्सनालिटी है, जिससे आप एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण आपके अंदर है कर सकते हैं, जिससे आप आगे लीडर का निर्माण कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के वह गुण है जो उसके विशेषता को बताता है। ठीक है, और ये संपूर्ण गुण और विशेषता किसी व्यक्ति में व्यक्तित्व ही होता है। ठीक है, चलिए जिसके अंदर व्यक्ति का कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, ठीक है, क्या पहना है, कैसा शरीर का रचना है, स्ट्रक्चर है, ये सब जो है व्यक्तित्व को ही दर्शाता है। ठीक है, लोग नहीं कहता है कि गुड पर्सनालिटी का ये व्यक्ति है, मीन्स इसके अंदर जो भी क्वालिटी है वो अच्छा है। ठीक है, तब जाके वह अच्छा पर्सनालिटी बनाया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए व्यक्तित्व या पर्सोना शब्द सामान्यतः व्यक्ति के बाह्य गुणों को प्रदर्शित करता है। अब देखते होइएगा कि व्यक्ति के इंटरनली क्या चीज़ें हैं किसी को पता नहीं चल पाता है, लेकिन जो एक्सटर्नल व्यक्ति दिखाता है वही पर्सनालिटी होता है। अंदर से कोई व्यक्ति बहुत गलत रहेगा, लेकिन बाहर से उसका जो मैनर होगा, जो उसका पर्सनालिटी होगा, गुड होगा, उसमें कुट के गुण भरा होगा। जो इंटरनली कुछ और है और बाहर से वो कुछ और दिखा रहा है, तो जो बाहर से किसी व्यक्ति में दिखता है गुण वही उसका व्यक्तित्व होता है। ठीक है, चलिए व्यक्तित्व मनोदैहिक अवस्था का संगठन है। ठीक है, मतलब मन में जो क्रिया होती है उसका एक संगठन है। व्यक्तित्व जो है वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन है। अपूर्व मतलब समझ रहे हैं ना कि वातावरण के बनाए जाने वाला समायोजन है। व्यक्तित्व वातावरण द्वारा प्रभावित होता है, इसमें जीवन के सभी अंग सम्मिलित होते हैं। सीधा तौर पे कहा जाए कि व्यक्तित्व पर्सोना शब्द लैटिन भाषा से पर्सनालिटी लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विशेष गुण को धारण करने वाला। ठीक है, जिस प्रकार से नाटक में किसी व्यक्ति का कला प्रदर्शित करता है और उसके ऊपर एक उस कला का आवरण या मुखौटा चढ़ा होता है, उसी प्रकार से जो है उसे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है, व्यक्ति या पर्सोना शब्द का समान मतलब है बाह्य गुण, व्यक्ति के बाह्य गुणों को प्रदर्शित करना। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के गुण मौजूद होते हैं जो व्यक्ति को उसके गुणों को बताता है, उसके विशेषता को बताता है, जिसमें धारण, कपड़े का, ड्रेसिंग सेंस, खाने पीने का तौर तरीका, बोलने का तरीका, चलने का, उठने बैठने का तरीका, ठीक है, संपूर्ण एक्टिविटी जो है शामिल होता है और यही जो है उसके पर्सनालिटी को बताता है। ओके, आप लोग जब इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले आपको पर्सनालिटी को ही देखता है कि कैसे व्यक्ति चल के आया, ठीक है, कैसे वापस गया, ठीक है, कैसे बैठा, कैसे बोला, ये सब आपके पर्सनालिटी के अंदर ही आता है। चीज़ें समझ रहे हैं? चलिए
पर्सनालिटी समझ गए। अब पर्सनालिटी के प्रकार टाइप्स देखेंगे। तो साथियों आपको सीधा मैं बता दूं, कुल 5 तरीक़ों से इसको वर्गीकृत किया गया है, 5 तरीक़ों से, जिसमें 4 जो है साइकोलॉजिस्ट या इसी को साइकेट्रिस्ट कहिए, ये 4 तरीक़ों से तो वैज्ञानिक का ही नाम है। 5वां जो तरीका है वह है आपका समान वर्गीकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है क्रेसमर्स का वर्गीकरण, क्रेसमर्स क्लासिफिकेशन। क्रेसमर्स के वर्गीकरण में क्या कहा गया, देखिए, जर्मन मनोचिकित्सक मतलब जर्मन साइकेट्रिस्ट, ठीक है, ने व्यक्तित्व को निम्न मुख्य भागों में विभाजित किया। मतलब जो क्रेसमर्स थे यह जर्मन के मनोचिकित्सक थे, जिन्होंने निम्न तरीके से जो है क्या किया, अपने व्यक्तित्व को डिवाइड किया। तो पहला क्या हो गया, क्रेसमर। ठीक है, क्रेसमर। चलिए, अब क्रेसमर ने 3 टाइप से व्यक्तित्व को विभाजित किया। इन्होंने एक व्यक्ति को बताया एथलीट व्यक्ति, जो एथलीट टाइप का होते हैं वह काफ़ी हिष्ट पुष्ट व्यक्ति होता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया एस्थेनिक व्यक्ति, एथलेटिक, एस्थेनिक, और एक है आपका पिकनिक व्यक्ति। तो ये 3 टाइप से क्रेसमर ने बताया। क्या क्या बताया, एक बताया इन्होंने एथलेटिक व्यक्ति, एथलेटिक व्यक्ति। तो एक इन्होंने बताया अस्थेनिक व्यक्ति, ठीक है, अस्थेनिक व्यक्तित्व का, और एक इन्होंने बताया पिकनिक व्यक्ति का, ठीक है, पिकनिक पर्सनालिटी का। 3 प्रकार से क्रेसमर ने बांटा। ठीक है, अब ये तीनों प्रकार में क्या क्या होता है, चलिए चीज़ों को मैं दिखाता हूँ आपको। जो एथलेटिक पर्सनालिटी होता है उसे हम लोग हिष्ट पुष्ट कहते हैं। ठीक है, हिष्ट पुष्ट व्यक्तित्व। अब देखिएगा, जो एथलेटिक व्यक्ति होता है, एथलेटिक जो व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है, उसका शरीर सुदृढ़ होता है, प्रभावी इफेक्टिव स्वभाव, कंधा चौड़ा होता है, सफलता के प्रति रुचि होता है उसका, ऊर्जावान क्रियाशील होता है, पीठ व पाँवों को विकसित मांसपेशी होता है, आराम पर काम को महत्व। मतलब ऐसे व्यक्ति जो एथलेटिक टाइप का होता है वह आराम से ज़्यादा काम को महत्व देता है। वहीं पर बात किया जाए, यह निर्भय और बहादुर होता है और आक्रामक होता है। आमतौर पर जानते हैं जो एथलेटिक टाइप का व्यक्ति होता है वह काफ़ी हिष्ट पुष्ट वाला होता है, उसका शरीर का कंधा चौड़ा होता है, सफलता के प्रति रुचि होता है, प्रभावी स्वभाव होता है, सुदृढ़ शरीर होता है, पीठ व पाँव की जो विकसित मांसपेशियां होती हैं, आराम से ज़्यादा काम को महत्व देता है, निर्भय होता है, बहादुर होता है, आक्रामक होता है, ऊर्जावान होता है। तो ये जो है आपके एथलेट टाइप के पर्सनालिटी वाला है। ओके, चलिए, जाहिर सी बातें हैं कि जो एथलेटिक टाइप का होता है, आप लोग नाम सुनते भी आ रहे हैं कि जो एथलीट के खिलाड़ी होता है काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला एथलीट। दूसरा है अस्थेनिक पर्सनालिटी, मीन्स अवसन्न व्यक्ति। अवसन्न व्यक्ति मीन्स अस्थेनिक पर्सनालिटी। अब चलिए एस्थेनिक पर्सनालिटी के बारे में देखते हैं। पतला व लंबा शरीर, जो एस्थेनिक टाइप का पर्सनालिटी का होता है वह पतला और लंबा होता है। ठीक है, सिजोफ्रेनिया की अधिक संभावना होती है अस्थेनिक टाइप के पर्सनालिटी वाले व्यक्ति में। भावविहीन चेहरा, जो व्यक्ति होता है भावविहीन होता है, सुखी हुई त्वचा। तो जो अस्थेनिक टाइप होता है यह थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत में रहता है और यह अवसन्न होता है, मतलब खुश नहीं होता है। इस टाइप के जो अस्थेनिक टाइप के जो व्यक्ति होता है यह खुश नहीं होता है। ठीक है, अब जो व्यक्ति खुश नहीं होगा, अवसन्न व्यक्तित्व का होगा, वह पतला दुबला लंबा शरीर का होगा। अब जब सिजोफ्रेनिया होगा, इसमें सिजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है, भावविहीन चेहरा होगा, मतलब चेहरा पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, और सूखी त्वचा होगा। चीज़ें को समझ गए। चलिए, तीसरा क्रेसमर का वर्गीकरण है पिकनिक टाइप के पर्सनालिटी। पिकनिक टाइप। अब पिकनिक टाइप में क्या होगा, चीज़ों को आप लोग देखिए। पिकनिक टाइप में जो होता है वो होता है छोटा व गोल मटोल शरीर। देखिए, एक हिष्ट पुष्ट वाला होगा, एक काफ़ी दुबला पतला लंबा शरीर वाला होगा, और एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो मीडियम का होता है, जो न ज़्यादा बड़ा होगा न छोटा होगा, छोट मटोल और गोल शरीर होता है ना ऐसा। तो ये जो है पिकनिक टाइप के होता है, जो छोटा और गोल मटोल होता है। जो काफ़ी लंबा दुबला पतला होगा अस्थेनिक होगा, जो हिष्ट पुष्ट होगा मतलब शरीर से सब ठीक होगा तो वह एथलीट होगा। ठीक है, सामाजिक, प्रसन्न और व्यवहारपूर्ण होता है। जो छोट मोट और गोल मटोल होता है, देखते होइएगा, वह काफ़ी प्रसन्न रहता है, काफ़ी सामाजिक में मिलजुल के रहता है और व्यवहारपूर्ण होता है सबके साथ। ठीक है, अधिक बातें करने वाला होता है। देखते होइएगा, जो ज़्यादातर छोट और मोट और गोल व्यक्ति होता है वह ज़्यादा बात करता है। ठीक है, और यह बहिर्मुखी स्वभाव का होता है, मीन्स यह बाहर से लोगों को ज़्यादा मिलना जुलना पसंद करता है, घुल मिल जाता है बाहरी लोगों के साथ। ठीक है, तो इस टाइप के पिकनिक टाइप के व्यक्ति में ये विशेषता पाया जाता है।
जाता है। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्रेस्मर के वर्गीकरण में 3 चीज़ें याद रखना है कि क्रेस्मर ने 3 तरीकों से बांटा व्यक्तित्व को, एक एथलेटिक टाइप, एक आपका अस्थेनिक टाइप और एक आपका पिकनिक टाइप। पिकनिक टाइप गोल मटोल वाला व्यक्ति, यह काफ़ी मजबूत सुदृढ़ वाला, और यह दुबला पतला लंबा वाला। ठीक है, तीनों समझ गए। चलिए अब यहाँ पे दूसरा है सेल्डन का वर्गीकरण। साथियों, सेल्डन का वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है और सेल्डन ने भी जो है 3 तरीकों से व्यक्तित्व को बांटा। ठीक है, क्रेस्मर ने भी 3 तरीके से बांटा व्यक्तित्व को, और विलियम सेल्डन का वर्गीकरण भी जो है आपके 3 तरीकों से व्यक्तित्व को बांटा। ठीक है, यही है कि इसके अनुसार व्यक्तित्व को निम्न भागों में विभाजित किया गया। ओके, चलिए पहला है, देख लीजिए, अंतः आकारकी व्यक्तित्व। अंतः आकारकी का मतलब होता है कि अंतः से इंडोमॉर्फिक, मतलब उसका आंतरिक आकार जो है काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अंतः आकारकी व्यक्तित्व, इंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी। ठीक है, देख लीजिए इंडोमॉर्फिक में क्या क्या होता है, देख लीजिए। इंडोमॉर्फिक अंतः आकार की जो व्यक्ति होता है वह आत्मसंतुष्टि होता है, सामाजिक होता है, व्यवहारिक कुशल और हंसमुख होता है, गोल मटोल होता है, सुविधा प्रिय होता है, सहनशील होता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका इंडोमॉर्फिक। चीज़ों को समझ गए, इंडोमॉर्फिक। अगर आपको कुछ नहीं याद है तो सीधा आप इंग्लिश में नहीं या हिंदी में नहीं याद होता है तो इंडोमॉर्फिक इंग्लिश में ही लिखिएगा। ठीक है, पहला इंडोमॉर्फिक हो गया जो आत्मसंतुष्ट, सामाजिक, व्यवहार कुशल, हंसमुख, गोल मटोल, सुविधा प्रिय, सहनशील होता है। ठीक है, चलिए दूसरा इन्होंने सेल्डन ने बांटा कि मेसोमॉर्फिक। इंडोमॉर्फिक के बाद आता है मेसोमॉर्फिक। ठीक है, जो मेसोमॉर्फिक व्यक्ति होता है यह बलिष्ठ व्यक्ति होता है। ठीक है, बलिष्ठ मतलब समझते हैं ना, काफ़ी मजबूत बल वाला। ठीक है, तो बलिष्ठ व्यक्ति का देख लीजिए क्या क्या विशेषता गुण होगा। तो जो मेसोमॉर्फिक होता है सेल्डन के अनुसार वह मजबूत और विकसित शरीर का होगा, आक्रामक और प्रभावी होगा, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहता है, ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार उसका रहता है, मनोरंजक कार्य में रुचि लेता है, शारीरिक क्रियाशील होता है, समाज में वह सफल होता है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होता है वह जो है आपको मेसोमॉर्फिक वाला काफ़ी बलिष्ठ होता है, मजबूत होता है, आक्रामक होता है, प्रभावी होता है, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहता है, ईर्ष्यापूर्ण होता है, मनोरंजक कार्य में रुचि लेता है, शारीरिक क्रियाशील होता है, समाज में सफल होता है। तो ये मेसोमॉर्फिक मतलब बलिष्ठ व्यक्ति का पहचान है। ठीक है, तीसरा जो इन्होंने बांटा सेल्डन ने वो कमजोर व्यक्ति एक्टोमॉर्फिक। पहला इन्होंने बांटा इंडोमॉर्फिक। ठीक है, दूसरा इन्होंने बांटा मेसोमॉर्फिक और तीसरा इन्होंने बांटा एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, चलिए अब कमज़ोर व्यक्ति यानी एक्टोमॉर्फिक। कमज़ोर व्यक्ति के क्या क्या निशान होगा आप लोग खुद समझिए। पहला है पतला व लंबा शरीर। जो कमज़ोर होता है देखते होइएगा पतला और लंबा शरीर होता है, संवेदनशील होता है, कम बोलने वाला होता है कमज़ोर व्यक्ति, एकांत पसंद करता है कमज़ोर व्यक्ति, अपने अंदर ही वह केंद्रित होता है यानी आत्म केंद्रित होता है, शारीरिक रूप से कम क्रियाशील होता है और भावविहीन और भावों को छुपाने में समर्थ होता है। मतलब वह दूसरे को अपना जो है इमोशन नहीं बताने वाला होता है, शारीरिक क्रियाशील कम होता है, आत्म केंद्रित अपने आप में सिमट के रहने वाला होता है, एकांत पसंद करता है, कम बोलता है, संवेदनशील और पतला दुबला शरीर का होता है। तो इस प्रकार से यह आपका क्या हो गया एक्टोमॉर्फिक मतलब दुबला पतला कमजोर शरीर का। ठीक है, चलिए तो सेंडल का वर्गीकरण समाप्त हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे हिपोक्रेटस का वर्गीकरण। ठीक है, अब हिपोक्रेटस का वर्गीकरण में देख लीजिए, इसके अनुसार व्यक्तित्व को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन भागों में विभाजित किया गया है चलिए देखते हैं। पहला है मंद व्यक्तित्व मतलब फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी। जो हिपोक्रेटस ने कहा कि भाई मेरे हम व्यक्ति को अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे। ठीक है, तो मंद व्यक्ति के लिए इन्होंने बताया अंतर्मुखी। मंद व्यक्ति के लिए पहला जो हिपोक्रेटस ने बताया वह फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी मतलब मंद व्यक्तित्व के। ठीक है, अब जो मंद व्यक्तित्व के होते हैं वह अंतर्मुखी होता है, समझ गए, सहनशील होता है, एकांत प्रिय होता है, तार्किक होता है, धीमे काम करने वाला और दुर्बल शरीर का होता है। तो ये जो है इन्होंने मंद व्यक्तित्व को बताया, कहा कि जो मंद व्यक्तित्व होते हैं फ्लेगमेटिक जो पर्सनालिटी के होते हैं वह अंतर्मुखी होंगे, सहनशील होंगे, एकांत पसंद करने वाले होंगे, तार्किक लॉजिकल होंगे, धीमे काम करने वाले होंगे और दुर्बल शरीर के होंगे। तो इन्होंने ये फ्लेगमेटिक को बताया। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो मंद व्यक्तित्व के तो होते ही हैं, साथ ही कुछ ऐसे होते हैं जो आशावादी होते हैं, जो क्या होते हैं सैंग्विन पर्सनालिटी के होते हैं यानी आशावादी व्यक्तित्व के होते हैं। ठीक है, सैंग्विन पर्सनालिटी आशावादी व्यक्तित्व देख लीजिए।
खुश व आनंद पूर्वक रहने वाला होता है। इस प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं वह खुश और आनंद रहने वाला होता है, ठीक है। जो आशावादी होता है, जो आशा रखता हो किसी से, तो वह काफ़ी खुश और आनंद पूर्वक रहता है, बात सही है। आत्मविश्वासी होता है जो आशावादी होता है, सामाजिक लगाव रखता है आशावादी होता है, परिवर्तनशील होता है और मजबूत शरीर का होता है। आशा वही रख सकता है जिसके अंदर मजबूती होगा, मजबूत वाला जिसके अंदर मजबूती नहीं होगा वो आशा नहीं रखता है, ठीक है। तो ये जो है आपके आशावादी सैंग्यूइन पर्सनालिटी हो गया दूसरा पॉइंट, जो कि हिपोक्रेटस के अनुसार है। अब जो एक आशावादी व्यक्तित्व है वह क्या क्या कर सकता है, क्या क्या होगा उसके अंदर, तो यही सब चीज़ें हैं। खुश आनंद पूर्वक रहने वाला, आत्मविश्वासी, सामाजिक, आशावादी, परिवर्तनशील, मजबूत शरीर, ठीक है। देखिए कोई बड़ा जो है इसमें चीज़ें नहीं है, ठीक है। आपको लगता होगा कि ये बड़ा है, कैसे याद करेंगे। आपको मेनली जितने भी वैज्ञानिक बताए हैं व्यक्तित्व को, उस वैज्ञानिक के वर्गीकरण को याद रखना है बस। जैसे शेल्डन ने बताया वो भी 3 तरीके, क्रेस्मर ने बताया वो भी 3 तरीके, हिपोक्रेटस ने बताया, अभी तक 2 पढ़ चुके हैं, आगे भी होगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए अब इन्होंने एक बताया चिड़चिड़ा व्यक्तित्व मतलब कॉलेरिक पर्सनालिटी। कॉलेरिक पर्सनालिटी मतलब चिड़चिड़ा व्यक्ति। हिपोक्रेटस ने बताया मंद व्यक्तित्व, आशावादी व्यक्तित्व और चिड़चिड़ा व्यक्तित्व, ठीक है। अब जो चिड़चिड़ा व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होगा, तो प्रभावित शरीर का जो है स्राव होगा उसके अंदर, ठीक है। उत्तेजनशीलता होगा जो चिड़चिड़ा होगा, उसके बाद संवेदनशील होगा, त्वरित क्रोध मतलब जल्दी क्रोध वाला, और डिप्रेशन ग्रस्त मतलब डिप्रेसाइज्ड मतलब अवसाद ग्रस्त होगा। तो इस प्रकार के जो व्यक्तित्व होता है वह क्या होता है, वो जो है प्रभावी जो है आपके चिड़चिड़ा होता है, कॉलेरिक पर्सनालिटी होता है, ओके। चलिए चौथा यहाँ पे देखिएगा उदास व्यक्तित्व, मेलानकोलिक पर्सनालिटी, ठीक है। मेलानकोलिक पर्सनालिटी, मेलानकोलिक पर्सनालिटी मतलब उदास व्यक्तित्व, ठीक है। उदास व्यक्तित्व मतलब होता है प्रभावी श्राव, ठीक है, अवसादग्रस्त, चिंता युक्त स्वभाव, कम सामाजिक। तो ये जो है उदास व्यक्तित्व है। तो इस प्रकार से जो है हिपोक्रेटस ने 4 तरीके से बांटा, मंद व्यक्ति, आशावादी व्यक्तित्व, ठीक है, उदास व्यक्तित्व और एक जो है कमजोर व्यक्तित्व, ठीक है, जिसको चिड़चिड़ा व्यक्तित्व, कॉलेरिक पर्सनालिटी। तो इस प्रकार से हिपोक्रेटस के 4 पर्सनालिटी को याद रखिएगा, तो चीज़ों को, और जब पर्सनालिटी याद रहेगा तो उसके अंदर आसानी से चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है जंग का वर्गीकरण। जंग ने है जो है ज़्यादा नहीं, जंग अपने अंदर मात्र 2 ही चीज़ों का दिमाग लगाया। इन्होंने सीधा बताया कि भाई मनोवैज्ञानिक आधार पर इन्होंने बताया कि अभिव्यक्ति करने की क्षमता व सामाजिक कार्यों में रुचि के आधार पर व्यक्तित्व को जो है 2 भागों में इन्होंने वर्गीकरण किया। किसके आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार, अभिव्यक्ति करने की क्षमता और सामाजिक कार्यों में रुचि के आधार पर इन्होंने मात्र 2 ही तरीके से बांटा। एक बटा ऐसा व्यक्ति जो एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी का हो, जो बहिर्मुखी व्यक्ति का हो, जो अपने से ज़्यादा बाहर के लोगों के साथ घुलता मिलता हो, अपने से ज़्यादा बाहर के लोगों पर विश्वास करता हो, यानी वह सामाजिक रूप से जो है तालमेल चलता हो। और एक इन्होंने बताया इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वह समाज से ज़्यादा अपने आप को लगाव रखता है, आत्मकेंद्रित होता है, ठीक है। चलिए बताते हैं। बहिर्मुखी मतलब बाहर की ओर, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। अब जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है देख लीजिए, वह सामाजिक लगाव होता है, मतलब बाहर की तरफ उसका झुकान ज़्यादा होता है खुद से, तो वह सामाजिक होगा। वह बाह्य समाज में रुचि रखेगा। वह निर्णय क्षमता वाला होता है, यथार्थवादी, आशावादी होता है बाहर के लोगों से। वह लॉजिकल बातें करता है, तार्किक होगा, ठीक है। प्रभावी वाक शक्ति होगा, मतलब उसका इफेक्टिव जो है सेंटेंस होगा। और लोगों में लोकप्रिय होगा, जो बाहरमुखी होगा। मित्रवत व्यवहार होगा, मतलब सबसे मित्र की तरह व्यवहार करेगा। और संकोच से दूर होगा। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वह काफ़ी जो है ज़्यादा लोगों से लगाव रखते हैं, समाज से लगाव रखते हैं। वह काफ़ी प्रभावी वाक बोलेगा, निर्णय में क्षमता रखता है, यथार्थवादी, आशावादी, तार्किक, ठीक है, लोग में प्रिय होगा, मित्र व्यवहार करेगा, संकोच से दूर होगा। तो इस प्रकार के व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट होता है, बाहर के मुखी वाला, ओके। अब दूसरा आता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। ऐसा व्यक्ति जो आत्म केंद्रित होता हो, जो अंतर्मुखी मतलब अपने ही अंदर जो है समेट के रहने वाला होता हो। जैसे इस प्रकार के व्यक्ति में आत्म केंद्रित का लक्षण होता है। अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला होता है। इच्छावादी या आशावादी नहीं होता है, यह खुद के इच्छावादी होता है, अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, ठीक है। तो समझिए, सीधा समझिए कि एक्सट्रोवर्ट जो होता है वह इंट्रोवर्ट के उल्टा होता है। एक्सट्रोवर्ट में जिस प्रकार से व्यक्ति
अपने आसपास अपने समाज और अपने लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना बोलना पसंद रखता है। उसी प्रकार से इंट्रोवर्ट में उल्टा होता है, कम दूसरे से कम मतलब रखना, अपने अंदर ज़्यादा चीज़ों को देखना, अपने अंदर केंद्रित होना, कम बोलना, अपने इच्छा को प्रकट करना, ठीक है। लोगों में लोकप्रिय नहीं होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं, शर्मीले भी होते हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट वाला निर्णय लेने में देरी लगाते हैं, आदर्शवादी होते हैं, काल्पनिक होते हैं, आज्ञा पालन व्यवहार करते हैं। इंट्रोवर्ट वाला एकांत पसंद करते हैं और कम सामाजिक होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपके व्यक्तित्व होता है, जो इंट्रोवर्ट वाला व्यक्तित्व होता है ना, ये बहुत ही बड़ा बड़ा नाम करता है, ठीक है। यह जो है आपको क्या करता है, आपको इस प्रकार के जो व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार के व्यक्तित्व में होता है, तो कवि हो गया, लेखक हो गया, वैज्ञानिक हो गया, ये सब इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के होते हैं, जो दूसरों से ज़्यादा मतलब नहीं रख के खुद से ज़्यादा मतलब रखते हैं और उनको इस चीज़ का मतलब नहीं रहता है कि मैं लोकप्रिय होऊंगा या नहीं होऊंगा, वो अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। तो यही जो है इंट्रोवर्ट हो गया, समझ गए चीज़ को। चलिए अब लास्ट वाला बच गया समान वर्गीकरण, जनरल क्लासिफिकेशन। जनरल क्लासिफिकेशन में दो तरीके से बांटा गया है, एक टाइप ए है और एक टाइप बी है। टाइप ए वाले जो होते हैं इसमें निम्न गुण होते हैं, ठीक है। यह अति महत्वाकांक्षी होते हैं, ठीक है, मतलब इनका डिजायर बहुत ज़्यादा होता है, अपनी मर्जी से काम करने वाले होते हैं। टाइप ए के स्व अनुशासित होते हैं, मतलब स्वयं को अनुशासन में रखते हैं और समय की इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाबंदी होती है। तो इस प्रकार से जो टाइप ए के पर्सनालिटी है वो आपको यहाँ पे ये सब गुण पाया जाता है, अति महत्वाकांक्षी, अपनी मर्जी से काम करने वाला, स्व अनुशासित, समय के पाबंद, ये टाइप ए के पर्सनालिटी, ठीक है। टाइप 2 के जो पर्सनालिटी होते हैं इसमें निम्न गुण पाए जाते हैं, ठीक है, और इसमें इस प्रकार के व्यक्तित्व को शामिल किया जाता है जो सफलता के प्रति कम केंद्रित होते हैं, जो दूसरों के अनुसार कार्य करते हैं, समय के कम पाबंदी होता है और इनकी इच्छाएं समान होती है। तो ये टाइप बी के होते हैं, जो एक नॉर्मल इंसान होता है उस प्रकार के, जो कम केंद्रित होते हैं सफलता के प्रति, दूसरे के अनुसार कार्य करते हैं, अपने अंदर कम पाबंदियां होती है और इनकी इच्छाएं समान होती है। तो ये टाइप जो है बी है, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व को 5 भागों में बांटा गया। मैंने क्या क्या पढ़ा, सेल्डन का वर्गीकरण, केस्मर्स का वर्गीकरण, हिपोक्रेट्स का वर्गीकरण, जुंग का वर्गीकरण और सामान्य वर्गीकरण। तो ये आपके 5 प्रकार से मैंने वर्गीकरण पढ़ाया। ऊपर के सेल्डन का, ठीक है, सेल्डन का वर्गीकरण और केस्मर्स का वर्गीकरण, इस तीनों में 3-3 प्रकार से बांटा गया था, ठीक है। हिपोक्रेटस में 4 प्रकार से, जुंग में 2 प्रकार से और इस सामान्य में 2 प्रकार से। तो ये आपको मेनली यही याद रखना है, तो चीज़ों को आराम से लिख पाएंगे, ओके। बाकी आपको इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश में जो पढ़ना चाहते हैं आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है, सभी के इंग्लिश यहाँ पे दिए गए हैं, ओके। बाकी चलिए मिलेंगे, PDF डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, इसको पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सीधा निकल रहे हैं वीडियो स्किप कर करके, उनको बाद में पता लगेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं। फर्स्ट ईयर में बिना पढ़े भी पास हो गए हैं ना, हो जाएंगे, लेकिन सेकेंड ईयर में आपके लिए उतना ही घातक होने वाला है जब माइंड के ऊपर से बाउंस करेगा। तो अगर अभी से आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ नहीं पढ़ रहे हैं लोग, कुछ ही लोग हैं जो कॉन्शियस हैं और वो कंटिन्यू वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है। बाकी लोग तो आते हैं PDF डाउनलोड करते हैं जाते हैं। तो PDF करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बुक किताब आपके पास होगा ही, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक आप दूसरे को बात को नहीं समझेंगे तब तक आपके दिमाग में चीज़ें घुसने वाला नहीं है, कितना भी आप बुक PDF पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद। तो अभी तक जो लोग अभी तक आप लोग देखे हैं कि व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनालिटी क्या है और पर्सनालिटी के प्रकार क्या है। अब इससे आगे चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं, बहुत ही शानदार है यह भी प्रश्न। आपके जब भी लॉन्ग में अगर पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि पर्सनालिटी क्या होता है, ठीक है, पर्सनालिटी के प्रकार को बताइए। और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि पर्सनालिटी के क्या क्या विशेषता, मतलब व्यक्तित्व के क्या क्या विशेषता होता है, ऐसे पूछेगा। कभी उसमें घुसा देगा कि व्यक्तित्वों को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग्स ऑफ पर्सनालिटी, कभी कभी ये घुसा देगा। कभी कभी आपको 5 नंबर में क्वेश्चन ये पूछ देता है कि एक नर्स के लिए जो है व्यक्तित्व का महत्व को बताए, इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी फॉर नर्स, ठीक है ना। तो ऐसे भी किसी भी तरीका से पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट जो है देखना है, तभी जाके आप क्लियर कर पाएंगे पर्सनालिटी टॉपिक को, समझ गए। चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पे फिर से आगे देखते हैं। जितने भी मेरे डियर है अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आपका पढ़ाई अब लास्ट समय में आ गया, लास्ट जो है आपके पड़ाव पर आ गया है सिलेबस। ज़्यादा से ज़्यादा आधा जनवरी लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समझ गए।
तो आगे प्रश्न आपके सामने में है, देख सकते हैं। कहता है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं बताइए, जो व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को प्रभावित करता है। तो आपने देखा कि व्यक्तित्व एक किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण बाह्य गुणों को जो है व्यक्तित्व कहा जाता है। आप लोग ये चीज़ समझ चुके हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, जिन कारकों से व्यक्तित्व प्रभावित होने हैं उन्हें व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं। मतलब जिस जिस कारणों से व्यक्तित्व का प्रभावित होता है, व्यक्तित्व प्रभावित होता है, वही जो है कारण हो जाएगा। और इन कारकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। ये जो कारक है मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है। पहला बायोलॉजिकल फैक्टर होता है और दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। तो ये दो है, एक होता है जैविक कारक, एक होता है पर्यावरणीय कारक। ठीक है, जैविक कारक क्या होता है? जैविक कारक वे होते हैं जिनका संबंध व्यक्ति को खुद अपने शरीर के गतिविधि से या फिर आनुवांशिकता से होता है। उनमें निम्न कारक शामिल होते हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति के शारीरिक चीज़ों से संबंधित हो या आनुवांशिकता से संबंधित हो, तो वही कारक बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। ओके, समझ गए। जैसे शरीर से संबंधित, तो शरीर का रचना एवं स्वास्थ्य। अब देखते होइएगा कि जो व्यक्ति लंबे कद के होते हैं, अच्छे तगड़े हिष्ट पुष्ट होते हैं, तो वो व्यक्ति जो है काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। उसका पर्सनालिटी एकदम जो है हिष्ट पुष्ट लगता है। एक दुबले गाल पिचके हुए आदमी रहे, छोटा रहे, बौना रहे, तो उसको अपने आप में शर्मिंदगी, गिल्टी होता है कि यार हम इसके सामने में कितने छोटे हैं, अच्छे नहीं है, ये नहीं है, तमाम तरीके के बातें आता है। तो कहीं ना कहीं शारीरिक रचना और व्यक्ति का स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है व्यक्तित्व को। ठीक है। बी नंबर का है बायोलॉजिकल में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ व शारीरिक रसायन, इंडोक्राइन ग्लैंड या बॉडी केमिस्ट्री। इसका मतलब है कि चूंकि हमारा बॉडी में बहुत सारे जो है रासायनिक क्रिया होता है, समझ गए, बहुत ज़्यादा जो है, चूंकि हार्मोन क्या है, हार्मोन एक केमिकल ही होता है, रसायन ही होता है, जो हमारे बॉडी में आवश्यक मात्रा में होना जरूरी है। अभी आपको व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करेगा? अब मान गए जो हार्मोन हमें कम चाहिए, वो हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा आदमी बड़ा हो जाता है। अगर हार्मोन कम रिलीज हो जाता है, विकास हार्मोन, तो आदमी बौना हो जाता है। समझ गए। तो इसी प्रकार से यह हार्मोन शरीर में आपके जो है स्ट्रक्चर, व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। समझ गए ना। उसी प्रकार से अनुवांशिक कारक, अनुवांशिक कारण कहने का मतलब है कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। देखिएगा कि किसी के परिवार में अगर माता पिता दोनों एवरेज हाइट का होता है, तो ज़्यादा चांसेज होगा कि उसके घर में बच्चा भी जो होगा वो एवरेज हाइट का ही होगा। अगर माता पिता में से कोई भी एक लंबे हो, तो उसका बच्चा जब भी जो है चांसेज होता है कि लंबे हो। उसके दादा या दादी कोई लंबे रहा हो, तो उसमें भी जो है लंबे होने का गुण रहता है, क्योंकि यह जीनेटिक्स होता है। तो ये जीनेटिक्स भी जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो बायोलॉजिकल या खुद शरीर से रिलेटेड कहें तो फिजिकल या शारीरिक रचना, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अनुवांशिक कारक, यह बायोलॉजिकल फैक्टर्स है। ओके। अब दूसरा कारक हम लोग देखे हैं, पर्यावरणीय कारक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इन्वायरमेंटल फैक्टर कहने का अर्थ है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को जैविक कारक के अलावा कुछ पर्यावरणीय कारक भी है जो प्रभावित करता है, जो निम्न तरीके से है। पर्यावरणीय कारक का मतलब कि जो ऐसा कारक जो हमारे इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में उपस्थित होता हो, और वह जो है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रूप से हमारे पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करता हो, तो वही जो है इन्वायरमेंट फैक्टर होता है। जैसे आपके सामने में है सोशल फैक्टर, सामाजिक कारक। बहुत सारे समाज में ऐसे ऐसे बुराइयां हैं जो व्यक्ति को, पर्सनालिटी को, उसके व्यक्तित्व को जो है क्या करता है, नीचे करता है, गिराता है, लॉस करता है। समझ गए। सांस्कृतिक कारक, कल्चर फैक्टर, व्यक्ति के जिस जैसे सांस्कृतिक बेचार आदमी जो है सीखा है अपने समाज में, चूँकि सांस्कृतिक जो है सीखा जाता है। समझ गए। वो पेट से तो आता नहीं है व्यक्ति सीख कर। तो जैसा सांस्कृतिक लेकर आप चलेंगे, जैसे समाज में रहते हैं, वैसा ही संस्कृति को सीखते हैं और वैसे ही आपका पर्सनालिटी भी बनता है। अगर आप सब समाज में रहेंगे, अच्छे चीज़ को सीखेंगे, तो आपका चरित्र, आपका जो व्यक्तित्व होगा वह बढ़िया होगा, दूसरे के सामने में आपका गुण जो होगा वह अच्छा प्रदर्शित होगा। अगर आप गड़बड़ एरिया में रहिएगा, गड़बड़ चीज़ सीखे हैं अपने समाज में, आपका संस्कृति बिल्कुल हटके है सब चीज़ सबसे, तो आपको इसी प्रकार का चरित्र, उसी प्रकार के पर्सनालिटी होगा। तो ये सब चीज़ें होता है। समझ गए। तीसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि आज के समय में कोई भी व्यक्ति के पास अगर दो ढेउआ पैसा अगर ना हो,
तो ज़िंदगी चलना मुश्किल है, समझ गए ना। एक दिन खाना ना खाएगा काम चल जाएगा, लेकिन अगर पैसे की बात किया जाए तो बगैर पैसे के आज के समय में कुछ है ही नहीं। तो आर्थिक कारण एक व्यक्ति को जो है उसके पर्सनालिटी को प्रभावित करता है। तो यह जो है कुछ पर्यावरणीय कारक है जो उसके आस-पास पर्यावरण में मौजूद कारक है जो व्यक्ति को व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो इस चीज़ को समझ गए, ये प्रभावित करने वाला कारक है। अब उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया है, तो जो भी डियर है अपना इंग्लिश में देख लीजिए। अब आता है कि एक अच्छे पर्सनालिटी के लिए कौन-कौन से गुण होते हैं, मतलब एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए कौन-कौन से जो है उसके अच्छे गुण होते हैं उसको बताना है। तो एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए कौन-कौन से गुण होते हैं, तो एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए बहुत सारे गुण होनी चाहिए, बहुत सारे जो है उसके अंदर खूबियाँ विशेषता होनी चाहिए। चलिए हम इसको एक-एक करके देखते हैं। आपके सामने है, प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में आत्मचेतना सेल्फ कॉन्शियस होती है जिससे उस पर उसके परिवेश का असर अवश्य पड़ता है। कहता है कि इसका एक विशेषता ये होता है, देखिए जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के बारे में अगर उसके गुण को विशेषता को समझता है ना, तो वह जो है आराम से इसको जो है वह व्यक्तित्व को विशेषता को आराम से लिख सकता है, ठीक है ना। दूसरा है, अपने स्वाभाविक नेचुरल गुणों के अनुसार ही वह समाज में अपना योगदान देता है और वह परिवार और समाज से भी उतना और वैसा ही चाहता है जैसा उसका नैसर्गिक स्वभाव उसे अपनाने की इज्जत देता है। यहाँ कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है, सब व्यक्ति जो है क्या करता है अपने परिवार में अपने समाज में कुछ न कुछ अपने योगदान देता है, कुछ काम करता है अपने समाज परिवार के लिए। और जो व्यक्ति काम करता है, जैसे आप किसी को रिस्पेक्ट दीजिएगा तो अभी तो सोचिएगा कि हमें कोई रिस्पेक्ट दे, ऐसा थोड़ी ना कि आप किसी को आदर कीजिए और सामने वाला आपको गलियाए, ऐसा कभी भी कोई चाहता है? नहीं चाहता है। तो यही चीज़ें कहता है कि सबका ये स्वभाव होता है कि जब वह अपना योगदान अपने परिवार में समाज में देता है तो उतना ही जो है वैसा ही जो है वह भी चाहता है, क्योंकि यह व्यक्ति का एक नैसर्गिक नेचुरल जो है स्वभाव होता है, समझ गए। जैसे इज्जत देना तो इज्जत लेने के लिए भी लोग चाहता है, ठीक है ना। आगे है, जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में व्यक्ति पलता है बढ़ता है उसका स्वभाव भी वैसा ही होता है और वह स्वभाव ही उसका पहचान का द्योतक होता है। अब वही चीज़ें हैं, व्यक्ति अपने समाज में अपने पर्यावरण में जिस प्रकार से वह अपने पला बड़ा है उसी प्रकार से उसका जो है नेचर स्वभाव सब हो जाएगा और वह नेचर स्वभाव ही उसका आगे जाके पहचान बनेगा। जैसे अगर कोई अपने गलत संगति में रह गया है, चोर मवाली गुंडा बनेगा, तो उसका आगे पहचान भी उसी चोर मवाली गुंडा से होता है। एक तरफ कोई पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला को साथ रखता है, पढ़ने वाला के साथ रहता है, तो वह अच्छा पढ़ के डीएमएसपी बन जाता है, तो उसके लोग उसके पर्सनालिटी उसके व्यक्तित्व को गुणगान करते हैं, समझ गए ना। तो यही इसका जो है सबका विशेषता होता है, गुण होता है। आगे है, कहता है शारीरिक स्वास्थ्य के ही की तरह अच्छे व्यक्तित्व के लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्ति बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, ध्यान, निर्णय, कल्पना आदि भी बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का सारा गुण होना चाहिए, वह सारा गुण जो है यहाँ पे एक व्यक्तित्व में भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वही सारे चीज़ है। पांचवा है, कहता है स्वभाव के विपरीत परिस्थितियों में अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अपने को सहज रख पाता है, वह समाज को अपना उल्लेखनीय योगदान दे पाता है। एक व्यक्ति है जो अपने स्वभाव के विपरीत परिस्थितियों में भी वह अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अपने को सहज रख पाता, मतलब किसी निगेटिव सिचुएशन में अपोजिट कंडीशन में भी अपने आप को जो है क्या करता है, मजबूती बना के रखता है और योगदान देता है अपने लिए अपने समाज के लिए, समझ गए। नेक्स्ट है, कहता है व्यक्ति के स्वभाव का एक प्रमुख गुण समायोजनशीलता होता है। इसके स्वभाव में व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाएगा। जब भी इसके अभाव होगा तो बिल्कुल सही सी बात है कि वो समायोजन नहीं बना पाएगा। इसके लिए भी व्यक्ति को अच्छे विचारों और सुझावों से समायोजन बनाया जा सकता है। देखिए इतना टेढ़ मरोड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर आपके मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का अगर आप गुण विशेषता को पढ़े हैं, हम पढ़ा चुके हैं, वो याद है तो उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। तो वहाँ पे तो मानसिक रूप से तो सिर्फ मन की ही बात बताया गया है। अब यहाँ पे आपको पर्सनालिटी में पहनावा ओढ़ावा, ठीक है, चाल चलन, बोलने का तौर तरीका, लैंग्वेज, कैरेक्टर, सब चीज़ को देखा जाता है पर्सनालिटी में, ठीक है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में सिर्फ जो है आपके मानसिक टटोला जाएगा, व्यवहार को टटोला जाएगा कि कैसा है, लेकिन पर्सनालिटी में आपके कंप्लीट A to Z, आपके ड्रेसिंग सेंस, आपके स्पीकिंग, आपके जो है चलने का तरीका, आपके बोलने बैठने का तरीका, सारा चीज़ आपके पर्सनालिटी को देखा जाता है। जैसे आप जॉब के लिए इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको
जो जॉब लेने इंटरव्यू लेने वाले होंगे, आपके चाल चलन, बैठने, हंसने, बोलने से ही जो है वो आधा चीज़ आपका वहाँ पे डिसाइड कर लेंगे कि इसको रखना है या नहीं रखना है। अगर आप बिल्कुल एक मैनर, एक अच्छे पर्सनालिटी बनाकर जाते हैं सामने वाले को, तो आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, तो आधा सिलेक्शन वहीं पे हो जाता है। समझ गए? तो ये सब चीज़ें ही आपको पर्सनालिटी को बनाता है। ठीक है? तो गुड पर्सनालिटी के लिए क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, आपको यहाँ पे बहुत सारा ये चीज़ दिया है, लेकिन आपको जो मैंने बात बता दिया वो चीज़ लिख दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आता है कि एक नर्स के लिए एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी का ज्ञान होना कितना ज़रूरी है। मतलब एक नर्स को व्यक्तित्व का ज्ञान का महत्व क्या है, बताइए। तो एक नर्स को एक व्यक्तित्व का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नर्स भी जो है आपका एक इंसान ही है। एक नर्स को कुशल होने के साथ साथ व्यक्तित्व का भी धनी होना चाहिए। व्यक्तित्व का ज्ञान नर्स को निम्नलिखित कारणों से होना चाहिए। कहता है नर्स को कुशल मतलब प्रोफेशनल स्किल्स होने के साथ साथ व्यक्तित्व का भी धनी होना चाहिए, मतलब उसके अंदर एक अच्छे पर्सनालिटी भी होनी चाहिए। व्यक्तित्व का ज्ञान नर्स को निम्नलिखित कारणों से होनी चाहिए। किन किन कारणों से होनी चाहिए आपके सामने में है। पहला कारण है देखभाल की प्रकृति, एक केयरिंग नेचर। नर्स के व्यक्तित्व में देखभाल की भावना और सद्व्यवहार अति आवश्यक है। इसके अभाव में वह सफल नर्स नहीं बन सकती है। अच्छा व्यवहार और देखभाल ही की भावना नर्स को मरीज और उसके परिजनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में बहुत कारगर साबित होती है। साथ ही सौहार्द की भावना भी पैदा होती है। कहता है कि एक नर्स के लिए जो है पर्सनालिटी इस प्रकार से इन कारणों से होना चाहिए, अच्छा ज्ञान इन कारणों से होना चाहिए कि पहला पॉइंट है देखभाल की प्रकृति, एक केयरिंग नेचर। अब एक नर्स एक पेशेंट को देखभाल कर रही है, तो उसके अंदर का पर्सनालिटी ऐसा हो कि वह जो है सबसे मिलजुल कर देखभाल करे। ठीक है? पेशेंट के जो परिजन है उसके साथ मिलकर सौहार्द, शांति वातावरण बना के, तालमेल बनाकर देखभाल करे। अगर उसका देखभाल की प्रकृति में अगर उसका पर्सनालिटी सही नहीं होगा, वह लड़ाकू होगी, सबसे जो है टेढ़ी बातें बोलना उसको अगर आता होगा, तो वह भी जो है उसका अच्छा व्यक्तित्व नहीं माना जाएगा। तो एक नर्स के लिए देखभाल की प्रकृति अच्छा होगा तभी जब उसका पर्सनालिटी बढ़िया होगा, व्यक्तित्व के अच्छी होगी। ठीक है? दूसरा है सहनशीलता, इंड्यूरिंग सहन। अब अच्छा व्यक्तित्व नर्स को सहनशीलता भी बनाता है। ठीक है? अब जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है, मतलब उदंडता होगा, बात बात पे लड़ाई करेगा। और जब ऐसा बातें है, जब उदंडता है, बात बात पे लड़ाई है, तो काहे का पर्सनालिटी, फिर पर्सनालिटी के कोई बात ही नहीं उठता है। समझ गए ना? उसी प्रकार से डिटेल ओरिएंटेड, विस्तृत परिचय, पूर्णता तथा तथ्य, मरीजों तथा उसके परिजनों के विषय में पूर्ण रूप से रुचि बनाता है। एक अच्छे पर्सनालिटी जो है नर्स को कंप्लीट, डिटेल ओरिएंटेड, पूर्ण तथ्य परिचय करवाने में नर्स को मरीज से जो है जोड़ता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चौथा है संवेग, स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। जैसे एक नर्स को व्यक्तित्व इस प्रकार से भी, व्यक्तित्व इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उसे, मान गए एक नर्स को लगातार घंटों घंटों खड़े रहकर काम करना हो सकता है, लगातार बैठ बैठ कर काम करना हो सकता है, हर एक कंडीशन में काम करना पड़ सकता है। तो अगर वह सिचुएशन से घबरा जाएगी, वो अपने आप को स्थिरता नहीं रख पाएगी, तो उसका मतलब पर्सनालिटी बढ़िया नहीं है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्थिरता, स्टेबिलिटी नहीं रख पा रही है। तो फिर जब स्टेबिलिटी नहीं है तो यह पर्सनालिटी आपका सही नहीं है। ठीक है ना? तो पर्सनालिटी का ज्ञान होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वह लगातार काम कर सके, खड़े होए, बैठे, आपात स्थिति में कभी भी, यह उसके संवेग के स्थिरता, स्टेबिलिटी को बताता है। पांचवा है अनुकूलता, स्वीकारता, एग्रीबिलिटी। ठीक है ना? एग्रीबिलिटी मतलब अनुकूलता, स्वीकारता। संघर्ष और तनाव की स्थितियों और जब नर्स आदर्श कार्य करती है, ऐसे समय में उसको लचीलापन और अनुकूल स्वीकारता की आवश्यकता होती है। अब एक नर्स को जो है मरीज को उसके पोजीशन में, उसके रियलिटी में स्वीकारना पड़ता है, उसके अनुकूल चलना पड़ता है, अपने आप को लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी देना पड़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी देने का मतलब है कि वो अपने आप को किसी भी चीज़ को स्वीकारती है कि हाँ ये सत्य है, ये है, मैंने गलती किया। उसके अंदर लचीलापन होना चाहिए। अगर लड़ाकू टाइप की होगी, उसके अंदर लचीलापन नहीं होगा, तो बात बात पे क्या करेगी, झगड़ा लड़ाई कर लेगी। ठीक है? शारीरिक सहनशीलता, फिजिकल इंड्योरेंस। नर्स को बहुत बार 12 घंटे या उससे अधिक समय तक अस्पताल में खड़े रहकर मरीजों की सेवा करनी पड़ती है। आईसीयू, सीसीयू में ऐसे समय में अच्छे व्यक्तित्व वाली नर्स सहनशीलता का परिचय देते हुए नर्सिंग व्यवसाय को सफल बनाती है। अब देखते होइएगा आप लोग, कभी कभी अस्पताल में जाते होइएगा
तो नर्स से लड़ाई हो जाता है, क्योंकि जितना हम लोग को पढ़ना है ना उतना आप ही खुद पढ़ लेते हैं, आप सब चीज़ जान लीजिएगा कि नर्स को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वही चीज़ नर्स करती है और जो करना चाहिए वो चीज़ नहीं करती है। बात बात पर अगर 2-4 बार अगर ज़्यादा बोल दीजिएगा, हॉस्पिटल में जाइए 2-4 बार अगर पूछ लीजिएगा तो सीधा गुस्सा आके बोलेगी, इस टाइप से, समझ गए। अगर उसके काम में थोड़ा सा दखल अंदाजी कीजिएगा, पूछिएगा तो तुरंत गुस्सा हो जाएगा कि अपना काम कीजिए, वो बहुत रंग के बाद, चूँकि हम रहते हैं हम जानते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ये सब एक लक्षण नहीं होता है, एक पर्सनालिटी अच्छा नहीं बनाता है। पढ़ने की बातें हैं तो आप पढ़िए, लेकिन देखते होइएगा रियलिटी में क्या रहता है। कीप थिंकिंग, कभी कभी कुछ स्थितियों में अपने अच्छे निर्णय द्वारा नर्स को प्रभावित करती है, नर्स सभी को प्रभावित करती है। ऐसे में नर्स के अंदर तीव्र सोच होनी चाहिए ताकि वह सही समय पर सही निर्णय लेकर अपनी कार्य क्षमताओं को बढ़ाते रहे और किसी भी प्लानिंग में अपनी मदद कर उसको सफल बना सके, ठीक है। तो तीव्र क्विक थिंकिंग किसी भी समय मरीज को देखभाल में हो या किसी भी निर्णय लेने में हो, नर्स को एक अच्छा पर्सनालिटी एक व्यक्तित्व बनाता है, ठीक है ना। 8वां है क्यूटेबल, न्याय संगत। न्याय संगत कहने का मतलब है कि नर्स को सदा न्याय संगत होना चाहिए, उसे कभी भी मरीज को प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए। नर्स व्यवसाय के प्रति हमेशा न्याय संगत बने रहना चाहिए। अच्छे व्यक्तित्व का घोतक होता है, समझ गए। अगर नर्स मान गए किसी के पक्ष लेने लगेगी तो फिर तो समझ लीजिए हो गया, और वो पेशेंट को तो ट्रीटमेंट अच्छा से हो जाएगा। इसलिए नर्स को हमेशा जो है उसके अपने व्यवसाय के प्रति न्याय संगत रहना चाहिए, किसी से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए ताकि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिल सके, ओके। उत्तम संप्रेषण कौशल, गुड कम्युनिकेशन स्किल। अब एक नर्स को बेहतर जो है कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने आना चाहिए, तौर तरीका, डॉक्टर से कैसे, अन्य स्टाफ से कैसे, ठीक है, मरीज से कैसे करना है, मरीज के परिजनों से कैसे करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बात करें ताकि हमारी बात को वो समझे उसके बात को हम समझे। तो यह उत्तम संप्रेषण कौशल से मरीज अपने कौशल को बेहतर बना के और वह जो है और बेहतर सुविधा स्वास्थ्य में कर सकती है। तो इस प्रकार से ये हो गया नर्स के लिए जो है व्यक्तित्व किस प्रकार से महत्व है, उसको जो है मैंने यहाँ पे दर्शाया, ठीक है। एक बार रिपीट कर देते हैं। उत्तम संप्रेषण, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए नर्स के पास, क्यूटेबल न्याय संगत होनी चाहिए, तीव्र सोच की होनी चाहिए नर्स का व्यक्तित्व जो है शारीरिक सहनशीलता टाइप का भी होनी चाहिए, अनुकूल और स्वीकारता होनी चाहिए, उसके अंदर स्थिरता होनी चाहिए, समझ गए, डिटेल ओरिएंटेड होनी चाहिए, सहनशील होनी चाहिए, देखभाल की प्रकृति जो है बेहतर होनी चाहिए। या यूं कहा जाए, ये जो आप एक व्यक्तित्व के महत्व देखे हैं नर्स के लिए, यूं कहा जाए तो एक नर्स का गुण के बारे में अगर बता दीजिएगा तो वही उसका पर्सनालिटी भी हो जाएगा, क्योंकि एक नर्स के अच्छा गुण ही उससे अच्छा पर्सनालिटी बनाएगा, समझ गए ना। तो अगर आपको मैंने पहले पढ़ाया हूँ फंडामेंटल में कि नर्स के लिए कौन कौन से अच्छे गुण है बताए, अगर उसको याद रखते हैं और अगर आपसे पूछ देता है कि एक नर्स के लिए व्यक्तित्व के ज्ञान का क्या महत्व है, तो उसी नर्स के गुण को आप सब लिख दीजिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। मान गए ये नहीं याद है, मैंने 9 पॉइंट पढ़ाया, ये अगर इनमें से कोई नहीं याद है तो आप नर्स के गुण को अच्छे से डील कर दीजिएगा, वो तो सबको याद होगा, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जिसको याद है वो प्रॉपर अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पे विदा लेते हैं और यहाँ पे आपका पर्सनालिटी का टॉपिक समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।